हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावन और आर्किमिडीज सिद्धांत पर टॉप MCQs क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे VIP क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है MCQ क्वेश्चंस। और ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट मेंस के एग्ज़ाम के लिए, रीट मेंस लेवल 2 की साइंस के लिए, रीट लेवल 1 जनरल साइंस के लिए, CET का एग्ज़ाम जो होने वाला है उनके लिए, और LDC वीडियो, उन सभी एग्ज़ाम्स में जिनमें ये जनरल साइंस में टॉपिक है सिलेबस में, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में वीडियो में आपको बताऊँगा ट्रिक किस तरह से इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के प्रभाव से निरंतर गति करता है, जो प्राप्त होता है। जो भू उपग्रह होते हैं पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो उनको अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है? अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है वह बल जो केंद्र की तरफ लगता है। इससे संबंधित थ्योरी की क्लास के लिए इसी टॉपिक पर, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने थ्योरी की क्लासेस में सारे टॉपिक डिटेल से समझाए, तो आप वहाँ से मेरी थ्योरी की क्लासेस देख सकते हो। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट है जनरल साइंस के नाम से, वहाँ से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अभिकेंद्रीय बल यानी जो केंद्र की तरफ लगता है, जैसे कोई पिंड या ऑब्जेक्ट जब वर्ताकार पथ पर गति करता है तो निरंतर उस पर केंद्र की तरफ से बल लगता है, जो इसको इस पथ में गतिमान रखता है। अगर केंद्र से लगने वाला ये बल अगर हटा लिया जाए तो ये सीधे स्पर्श रेखा में गति करेगा। तो केंद्र की तरफ लगने वाले बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, और केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाले बल को हम अपकेंद्र बल कहते हैं, अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से वो उपग्रह गति करता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल उसको कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कि उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, या पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। देखो, भू उपग्रह है तो पृथ्वी की कक्षा में वो गति कर रहा है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको उस कक्षा में बना के रखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से वो गति करता है, और वहाँ से उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। न्यूटन की किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक में इन्होंने इस नियम के बारे में बताया था। बल और गति के नियम से संबंधित एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें हमसे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आपको गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है कि निर्वात में 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? देखो, कंडीशन क्या है कि निर्वात में गिरवाया जा रहा है। निर्वात में गिरवाने का मतलब है कि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, यानी वहाँ वायु नहीं है, तो कोई घर्षण बल उन पर नहीं लगेगा, और केवल ऐसी कंडीशन में उस पर एक गुरुत्वीय बल ही केवल लग रहा है, यानी ये वस्तु केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिर रही है। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरती है तो इसको हम मुक्त पतन कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। और मुक्त पतन में जो गुरुत्वीय त्वरण वस्तुओं पर उत्पन्न होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ वो गिरती है, तो सब पर गुरुत्वीय त्वरण G होता है। वो कितना होता है? 9.8 होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो नीचे की तरफ गिरती है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो चाहे लोहा हो, चाहे वो कागज हो, चाहे पत्थर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये इन पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि G का सूत्र क्या होता है? G इज इक्वल टू कैपिटल G गुणा कैपिटल M बटा R स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वीय नियतांक है, सर्वत्र गुरुत्वीय नियतांक है जो स्थिर होता है। ये कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये भी नियत ही है पृथ्वी का द्रव्यमान, और R स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये सभी मान नियत हो जाते हैं, यानी G का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर कहीं पर भी निर्भर नहीं करता। इसलिए कागज, लोहा और पत्थर तीनों नीचे साथ पहुंचेंगे अगर निर्वात में गिरवाया जा रहा है तो। अगला प्रश्न देखते हैं। वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या चौगुना हो जाएगा? तो देखो, संवेग P बराबर होता है M गुणा V, द्रव्यमान गुणा वेग। अब मान लो पहली कंडीशन में द्रव्यमान 1 है और वेग भी 1 है, तो 1 गुणा 1 संवेग का मान भी 1 आ जाएगा। लेकिन अब द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जा रहा है। जब द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे तो 2 गुणा 1 2, तो पहले से संवेग कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा A, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। ये सदिश राशि है, वेग सदिश है, इसलिए संवेग भी सदिश होता है। संवेग का मतलब है कि किसी एक पिंड में दूसरे पिंड पर बल आरोपित करने की क्षमता।
समिंग संरक्षण का नियम यही कहता है कि कोई भी इंटरेक्शन जब होती है तो उससे पहले जितना समिंग होता है उतना ही समिंग बाद में रहते हैं, यानी कुल समिंग वो अंतर क्रिया के पहले और बाद में दोनों बराबर होते हैं, यानी कुल समिंग हमेशा संरक्षित रहता है। ये समिंग संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण, यानी अगर किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से यानी नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेट ऐसे वर्टिकली अगर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण, जो गुरुत्व त्वरण होता है जी, वो गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, यानी गेंद की गति तो इस दिशा में हो रही है और गुरुत्व त्वरण इसके विपरीत इस दिशा में नीचे की तरफ होगा, या गेंद की गति की दिशा में होगा, यानी दोनों गुरुत्व त्वरण की दिशा भी और वेग की दिशा दोनों समान होगी, या गेंद जैसे जैसे नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, या उच्चतम बिंदु पर त्वरण शून्य हो जाता है। तो देखो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ रहती है, चाहे वस्तु की गति किधर भी हो। तो यहाँ पर वस्तु की गति हो रही है ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड और गुरुत्व त्वरण की दिशा उसके विपरीत है, नीचे की तरफ है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि गेंद की गति की विपरीत दिशा में गुरुत्व त्वरण हमेशा काम करेगा। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए थे? ग्रहों की चाल से संबंधित नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है इनमें से? तो देखो सही उत्तर गैलीलियो है कि आइंस्टीन है कि केपलर है को या टाइको है? तो सही उत्तर है केपलर। केपलर ने ग्रह की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। तो केपलर ने ग्रहों की चाल से गति से संबंधित नियम दिए थे। 3 नियम है केपलर के द्वारा दिए गए थे। पहला नियम यह दिया था कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। कक्षा का नियम है कि प्रत्येक ग्रह की एक कक्षा दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, कि सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये ओ, यहाँ पर सूर्य है। दूसरा नियम ये था कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, जैसे मान लो ये ग्रह यहाँ पर है तो इस ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये समान समय में समान दूरी समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, जिस तरह से घड़ी की सुइयाँ, तो समान क्षेत्रफल तय करेगी ये है। और तीसरा नियम ये है कि किसी ग्रह की सूर्य से जो औसत दूरी है r, उसका घन इस ग्रह के द्वारा सूर्य के परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी r³ समानुपाती t², यानी सूर्य से ग्रह की औसत दूरी। जैसे मान लो इस सूर्य से इस ग्रह की औसत दूरी r है, तो इसका घन जो होगा वो इस ग्रह के परिक्रमण काल, जितने परिक्रमण में इसको एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। यानी इन दोनों का अनुपात हमेशा r³ अनुपात t² हमेशा एक कांस्टेंट होता है, एक स्थिरांक होता है। ये इसका तीसरा नियम था। तो ग्रहों की चाल या गति से संबंधित 3 नियम दिए थे किसने? केपलर ने। तो यहाँ सही उत्तर केपलर है। अगला है कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या वस्तुओं का, निर्वात में जो स्वतंत्र रूप से गिरती है उन वस्तुओं की समान गति होती है कि समान वेग होता है कि समान त्वरण होता है कि समान बल होता है? तो देखो जो वस्तुएं निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती है उन वस्तुओं का समान त्वरण होता है, उनके लिए त्वरण समान रहता है, जी का मान, और ये हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारहीनता होती है, भारहीनता का मतलब क्या है? वेटलेसनेस किसको कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ में गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा? ये प्रश्न पूछा है। एक इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिराया। तो देखो यहाँ पर हमें त्वरण का मान दे दिया, ए का मान दे दिया कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही है। इस त्वरण के साथ में अगर एक गेंद को नीचे गिराया जा रहा है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? और टाइम दे दिया हमको, टाइम कितना दे दिया? 3 सेकंड। अब 3 सेकंड बाद उसका वेग पूछा है, यानी बाद वाला वेग पूछा है। और जब इमारत से किसी गेंद को गिराया जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग जो u होगा वो 0 होगा। भाई प्रारंभिक वेग 0, उसको रिलीज किया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग v हमसे पूछ लिया। तो यहाँ पर गति का कौन सा समीकरण लगेगा? तो देखो गति के प्रथम समीकरण से हल हो जाएगा। प्रथम समीकरण गति का जो है वो v = u + at, और a की जगह यहाँ पर g हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्वीय त्वरण, अगर कोई वस्तु पृथ्वी की केंद्र की तरफ यानी पृथ्वी पर ऊपर से नीचे गिर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण को हमें धनात्मक मान लेना है, जी का मान, और अगर ऊपर जा रही है तो ऋणात्मक लेना है। यहाँ वस्तु इमारत से नीचे आ रही है, नीचे की तरफ हमें जी का मान जो है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव लेना है। जी का मान लेना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर हमें वही दिया हुआ है। तो अब हमको v निकालना है। प्रारंभिक वेग u हो जाएगा 0 + g × t। तो अब देखो उत्तर क्या आ गया? उत्तर आ जाएगा कि v = u का मान तो 0 हो गया प्लस g का मान कितना है? 9.8 है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा
टी का मान कितना है 3 सेकंड, तो 9.8 को 3 से गुणा कर लो, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड गुणा 3 मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब 9.8 को 3 से गुणा कर लो, तो यह मान होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड, 29.4। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई हमें v निकालना है, तो v इज इक्वल टू, v का सूत्र यह है गति के पहले नियम से, a गुणा टी। अब यहाँ प्रारंभिक वेग जिससे वस्तु को गिराया जा रहा है u का मान 0 है, तो v जब u का मान 0 है तो v सीधा सीधा किसके इक्वल हो गया, a गुणा टी के बराबर हो गया। अब यहाँ a क्या है, त्वरण कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण g है, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा टी, टाइम कितना टाइम है 3 सेकंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 सेकंड। अब देखो सेकंड के स्क्वायर से सेकंड कैंसिल हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर आना चाहिए, और मीटर प्रति सेकंड ही होती है वेग की इकाई। 9.8 को 3 से गुणा कर लो, तो 9 3 27, तो ये हो गया, और 0.8 वाला 8 3 24 यानी 2.4, 27 और 2.4 29.4, ऑप्शन सी ठीक है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर अगर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। यानी अभी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, अगर उसके स्थान पर इस दूरी को हम दुगुना कर दे, डबल कर दे, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। अब जितना है उसका दोगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, या अब जितना है उसका चौथा भाग, या अब जितना है उसका आधा भाग। देखो दूरी को दुगुना कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर किस तरह से निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है वो होता है G गुणा M। यहाँ पर अगर मान लो एक पृथ्वी और एक सूर्य है, तो बड़ा एक का द्रव्यमान कैपिटल M, मान लो सूर्य का द्रव्यमान है छोटा, ये वाला M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है बटा d स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। अब ये चीज़ें अगर स्थिर रखते हैं, अभी जितना है उतना ही रहेगा। जी तो वैसे भी नियतांक होता है 6.673 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन, और ये सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान ये नियतक, केवल दूरी को बदल रहे हैं हम। और अभी जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी दूरी कर दे रहे हैं। मान लो अभी दूरी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो F का मान इस ऊपर वाले का मान मान लो नियत है 1, तो 1/1 यानी 1, F का मान आ रहा है 1। अब दुगुना करना दूरी को, तो 1 की जगह 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये ऊपर वाला मान लो वही मान है 1, तो नीचे में कितना आ गया 1/4, यानी पहले 1 था और अब कितना हो गया 1/4। तो पहले से अब कितना हो गया, चौथा भाग हो गया ना भाई, पहले 1 था अब 1/4 है, तो 1/4 1 का कौन सा भाग है, चौथा भाग है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा कि अब जितना है उसका चौथा भाग ही रह जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब है, आप यूँ समझो कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, ठीक है। तो अगर आप दूरी को दुगुना कर रहे हो तो 2 का वर्ग 4 गुना कम हो जाएगा, और अगर दूरी को 3 गुना बढ़ा रहे हो तो 3 का वर्ग 9 गुना कम हो जाएगा। इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध है, यानी दूरी बढ़ेगी तो F का मान घटेगा, और कितना घटेगा, तो वर्ग के अनुपात में घटेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, यानी वह वेग कितना है जिससे अगर किसी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो पृथ्वी के वातावरण को, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर बाहर चला जाएगा। वो एस्केप वेलोसिटी जिससे हम उपग्रह या रॉकेट को छोड़ते हैं, तो वो पृथ्वी का प्लायन वेग जो है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सही उत्तर है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना सेकंड है यहाँ पर यूनिट, प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का प्लायन वेग है। अगला प्रश्न, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। वजन वेट की बात हो रही है, भार की बात हो रही है। तो भार होता है वह बल, वह गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, वह भार होता है, और इसका सूत्र होता है मास द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो अब देखो यहाँ पर m का मान, तो द्रव्यमान सब जगह समान होता है, चाहे किसी उपग्रह पे हो, चाहे किसी भी ग्रह पे हो, चाहे पृथ्वी पर विषुवत रेखा पे हो, ध्रुवों पर हो, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बदलता रहता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है ये निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो निर्भर करता है, देखो g यानी ये नियतांक जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उस पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, और पृथ्वी की त्रिज्या पर, r², ये सूत्र है इसका। तो पृथ्वी की त्रिज्या सब जगह एक जैसी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार है, और पृथ्वी की त्रिज्या जो विषुवत रेखा वाली त्रिज्या ये r, इसका मान ज़्यादा है, ध्रुवों की त्रिज्या कम है। जब त्रिज्या का मान ज़्यादा रहेगा नीचे, तो g का मान कम आएगा। तो जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा है यानी विषुवत त्रिज्या, वहाँ पर g का मान कम होगा, ठीक है। तो भार भी कम हो जाएगा भाई, Wm गुणा g, यानी g के सीधा सीधा समानुपाती है। तो जहाँ g का मान कम होगा वहाँ भार भी कम होगा। तो g का मान कहाँ कम होगा, जहाँ r का मान ज़्यादा होगा, और r का मान ज़्यादा कहाँ है, विषुवत रेखा पर। अब ध्रुवों वाली ये जो त्रिज्या है ये कम है, जब ध्रुवीय त्रिज्या कम रहेगी तो g का मान अधिक रहेगा, जब g का मान अधिक रहेगा तो वहाँ पर भार अधिक रहेगा। तो ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होता है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होता है। तो देखो वेट ऑन मून, यानी किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है
वेट ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर भार का 1/6 गुणा 1/6। तो यहाँ पर पृथ्वी पर WE यानी यहाँ पर कितना है 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 600 गुणा 1/6। 600 गुणा 1/6 करो, 6 से 6 एक बार 100, तो 100 न्यूटन भार हो जाएगा उसका। ऑप्शन ए ठीक है, 100 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार अगर 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है। अगर पृथ्वी की सतह पर किसी का भार का मान दे रखा है हमें कि किसी का भार इतना है तो उसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान पूछ लिया। तो भार और द्रव्यमान में क्या संबंध है, तो देखो भार और द्रव्यमान में ये संबंध है कि W बराबर द्रव्यमान m गुणा गुरुत्वीय त्वरण g। अब यहाँ पर हमें भार का मान दे दिया 29.4 न्यूटन बराबर द्रव्यमान m कितना होगा, जबकि g का मान हमें पता है कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये है। तो m का मान यहाँ से निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा W/g, यानी W ये W का मान, इसके नीचे g का मान 9.8, तो 29.4 को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गुणा कर दो, द्रव्यमान आ जाएगा किलोग्राम में। कितना किलोग्राम है, तो इसका भाग दे लो, 3 आ जाएगा, 3 किलो। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए है 3 किलो। अगर 3 किलो द्रव्यमान है तो भार निकालो। अगर 3 किलो द्रव्यमान है, क्योंकि भार का सूत्र W बराबर क्या होता है भाई, भार का सूत्र होता है W बराबर m गुणा g द्रव्यमान। अब यहाँ द्रव्यमान कितना है 3 किलो, गुणा g का मान कितना होता है हमें पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 को 3 से गुणा करेंगे तो 29.4 आएगा ये। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 किलो। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। पृथ्वी तल के बजाय चंद्रमा पर अगर वो पृथ्वी पर 1 फीट की छलांग लगाता है तो चंद्रमा पर वही छलांग 6 फीट की हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है इसलिए, या चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है इसलिए, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है इसलिए, या चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये वाला लास्ट वाला, कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम है इसलिए वो अधिक छलांग वहाँ लगा सकता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा। तो देखो वजन अभी मैंने आपको बताया द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान का मान कितना है 1 किलो, तो m की जगह आ जाएगा 1 किलो गुणा g का मान हमें पता ही है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg गुणा 9.8 ये न्यूटन में आ जाएगा। किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भार न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। 1 को 9.8 से गुणा करेंगे तो 9.8 न्यूटन, ऑप्शन सी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा उतना ही रहेगा, घटेगा, या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगर बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना है यहाँ पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि अगर कोई वस्तु तैर रही है, सतह के ऊपर तैर रही है, यहाँ पर तैरने का मतलब ये है कि उसका घनत्व इसके बराबर है, द्रव के घनत्व के बराबर है, या द्रव के घनत्व से कम है। भाई अगर बराबर होता तो ये सरफेस के नीचे तैरती, सतह से नीचे थोड़ी डूब के तैरती, यहाँ पर तैरती, बीच में तैरती, लेकिन क्योंकि इसका घनत्व इस द्रव के घनत्व से कम है इसलिए ये ऊपर की तरफ तैर रही है। तो जब घनत्व कम है इसका बर्फ़ का, और जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी, तो पूर्णतः जब पिघल जाएगी तो तल में, इसके तल के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका तल बढ़ेगा नहीं कि भाई बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ का पानी इस पानी में और मिल जाएगा, इसका तल बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तैरती वही है। जब ये अपने भार के बराबर द्रव को यहाँ से हटा देगी, तो जितना इसका भार है उसके बराबर इसने द्रव पहले से हटा दिया यहाँ से, तभी तो ये तैर रही है। अब ये पिघल भी जाएगी तो द्रव उतना ही रहेगा, इसलिए भार, ये तल जो है वो बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा जितना पहले है, वही तल रहेगा, वही लेवल रहेगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। जब भी हमें पता है कि पृथ्वी पर कोई वस्तु गिरती है तो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है। भाई गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही है, यानी पृथ्वी उसको आकर्षित करती है, तो ये क्रिया नियम, क्रिया बल हुआ, तो बदले में इसका प्रतिक्रिया बल भी होगा, यानी वह वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करेगी। लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या किससे की जा सकती है। अब वो वस्तु तो पृथ्वी की तरफ गति करती है, लेकिन बदले में पृथ्वी उसकी तरफ गति क्यों नहीं करती, तो इसकी व्याख्या करेंगे हम गति के द्वितीय नियम से। क्योंकि गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि F बराबर m गुणा a। अब जिसमें त्वरण, गति का मतलब त्वरण उत्पन्न होना, अब ये त्वरण किस पर निर्भर करता है, ये त्वरण निर्भर करता है F बटा m पर। भाई F बटा m बराबर a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस सूत्र से F बराबर m a वाला अगर ये सूत्र लगाए हम कि F बराबर m गुणा a, इस सूत्र से अगर हम a का सूत्र बनाए तो a का सूत्र क्या हो जाएगा, F बटा
m, यानी गुरुत्वीय त्वरण एक का मान जिसके लिए द्रव्यमान कम है उसके लिए अधिक होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए उसमें बहुत अधिक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है और हमें वो गति करती हुई दिखती है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, बहुत इतना अधिक है कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो बहुत कम होता है, नगण्य त्वरण उत्पन्न होता है और वो हमें उसकी तरफ गति करती हुई नहीं दिखती। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। गुरुत्वाकर्षण बल, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? सही कथन पहचानना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2, 3 सभी। तो देखो यहाँ पर सभी कथन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सही है। ये नियम सभी वस्तुओं पर, सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे वो विश्व में कहीं पर भी हो, किसी भी ग्रह उपग्रह पर हो, चाहे वो पार्थिव पिंड हो, चाहे वो सेलेस्टियल अंतरिक्ष का पिंड हो, सभी पर लगता है। इसलिए तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। सार्वत्रिक इसीलिए क्योंकि सभी वस्तुओं पर और सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, ये भी सही है। जो चार मूल बल जो होते हैं उसमें दुर्बल बल, प्रबल बल, नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण, ये 4 बल होते हैं। तो इनमें से सबसे कमजोर बल जो है वो ये गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। हालांकि इसकी रेंज जो है वो अनंत होती है, इसकी प्रास अनंत होती है। और सबसे मजबूत या जो ताकतवर बल होता है वो नाभिकीय बल होता है, लेकिन उसकी रेंज बहुत कम होती है, केवल परमाणु के नाभिक तक होती है। तो सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग बल कौन है? नाभिकीय बल। और सबसे क्षीण या दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये बात भी सही है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को हमने एक विशेष नाम दिया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अगला प्रश्न है, निम्न सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्न में से कौन सा है? जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है जी, जिसको हम लिखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसको हम जी से लिखते हैं, इसका मान कितना होता है? तो इसका मान 9.8 होता है कि 6.67 होता है, गुणा 10 की घात -11 की 6 गुणा 10 की घात 24 की 6.4 गुणा 10 की घात 6। देखो ये घात में है, 10 की घात 24 है। तो जी का मान ये सही है, 6.673 गुणा 10 की घात -11 और इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्यों होती है? क्योंकि देखो ये होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम कि F बराबर जी गुणा एम बटा आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, ये है। अब इस सूत्र से अगर हम जी का सूत्र बनाएंगे तो जी का सूत्र क्या पड़ेगा? जी गुणा 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा जी एम एम। तो जी एम एम बराबर एफ गुणा आर स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ गुणा आर स्क्वायर बटा एम गुणा एम। तो एफ गुणा आर स्क्वायर या डी स्क्वायर बटा एम गुणा एम। अब एफ की ऐसा इकाई क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन गुणा आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या की इकाई मीटर स्क्वायर और नीचे किलोग्राम गुणा किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये हो गई जी की एसआई इकाई। और जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान ये होता है 9.8, जैसे इसमें ऑप्शन में है ना, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये छोटे वाले जी का मान होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। और 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। और पृथ्वी की त्रिज्या है ये 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दाब का ऐसा ही मात्रक है? दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो देखो दाब का ऐसा ही मात्रक जो है वो होता है पास्कल और ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में इसको पास्कल रखा गया है, क्योंकि दाब जो होता है ना, वो दाब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये सूत्र होता है। तो बल का सूत्र है न्यूटन और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका हो गया? दाब का हो गया। पास्कल कहते हैं इसको। वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के समान में दाब के ऐसा मात्रा को पास्कल कहते हैं, जिसे पी ए से लिखते हैं, पी ए से लिखा जाता है। और यहाँ पर देखो और भी ऑप्शन कुछ आए थे, जैसे न्यूटन, किलोग्राम, और ये तो न्यूटन बल का मात्रक होता है। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है। बल एफ बराबर एम गुणा ए होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं और न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये सार्वत्रिक
नियतांक जी का मात्रक होता है, अभी हमने इसकी चर्चा की। और किलोग्राम प्रति मीटर प्रति घन मीटर ये घनत्व का मात्रक होता है, क्योंकि घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी प्रति इकाई आयतन में उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। तो अब द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब, मीटर की घात 3 या घन मीटर। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये किसका मात्रक हो गया? घनत्व का मात्रक हो गया। अगला प्रश्न है कि कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्न में से क्या होगा? देखो अभी यहाँ निर्वात की बात नहीं हो रही है, मतलब वायु की उपस्थिति में ये काम हो रहा है, और जब वायु की उपस्थिति में होगा तो वायु का घर्षण भी वहाँ पर काम करेगा। केवल गुरुत्वाकर्षण बल तो है नहीं, यानी मुक्त पतन नहीं हो रहा है, फ्री फॉल नहीं हो रहा है, मुक्त पतन नहीं हो रहा है, तो वो अलग अलग दर से नीचे पहुंचेगी। जिस पर जितना वायु का अधिक घर्षण बल लगेगा वो देर से पहुंचेगा, और जिस पर वायु का घर्षण बल कम लगेगा वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। और वायु का घर्षण बल उसके सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी जिसकी सतह का जितना अधिक क्षेत्रफल होता है उस पर उतना अधिक वायु का घर्षण लगेगा। तो कागज के कम द्रव्यमान के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, गलत है ये। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, यही सही उत्तर है। दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, नहीं। पत्थर पर लगने वाले अधिक गुरुत्व के कारण वह कागज से पहले नीचे पहुंचेगा, ये भी नहीं है। सही कारण है कि कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा, बाकी गुरुत्व त्वरण तो दोनों पर बराबर ही है। निम्न कथनों पर विचार करो। गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु ध्रुवों से विषुवत की ओर घटता है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तित हो सकता है। अब प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या न तो एक या न ही दो, या दोनों सही है? कौन सा उत्तर सही है? तो देखो स्टेटमेंट को देखते हैं दोबारा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर सब जगह समान रहता है, क्योंकि द्रव्यमान होता है उसके अंदर पाए जाने वाले संहति की माप, यानी मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिन द्रव्यों से, जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उन कणों का माप। तो ये सब जगह समान रहता है। लेकिन भार होता है उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी भार जो होता है वो द्रव्यमान, वेट जो होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब पृथ्वी का ये जो त्वरण है इसका मान सब जगह अलग अलग होता है, भाई ध्रुवों पर अलग होता है, विषुवत रेखा पर अलग होता है, इस तरह से। अब ये वाला स्टेटमेंट इसको चेक करते हैं कि ये सही लिखा हुआ है कि गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है। अब देखो गुरुत्व बल की बात करते हैं, तो गुरुत्व बल जो है वो दूरी पर, यानी पृथ्वी की त्रिज्या पर किस तरह से निर्भर करता है? तो ये होता है GM बटा R स्क्वायर या D स्क्वायर, यानी पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु के बीच की दूरी। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल का मान तो कम होगा, क्योंकि इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध है, भाई ये इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर दूरी बढ़ रही है केंद्र से तो गुरुत्व बल क्या होगा? गुरुत्व बल घटेगा। गुरुत्व बल पृथ्वी के अंदर दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, ये गलत है, घटेगा। परंतु ध्रुवों से विषुवत की ओर घटता है। अब ध्रुव और विषुवत वाली बात करते हैं तो यहाँ D स्क्वायर की जगह हम R स्क्वायर ले लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या ले लेते हैं। तो त्रिज्या विषुवत रेखा वाली त्रिज्या अधिक होती है, तो विषुवत रेखा वाली त्रिज्या अधिक है तो वहां पर बल का मान कम होगा, यानी विषुवत वृत्त की ओर घटता है। और इसका मान, बल का जो मान है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कम होती है, और जब पृथ्वी की त्रिज्या कम है तो इसका मान, बल का मान अधिक होगा। तो ये बात तो सही है कि ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर गुरुत्व बल का मान घटता है, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट ऊपर वाला ये गलत है, तो ये केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इनमें से कौन से सही कथन है? तो देखो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कितना द्रव्यमान होता है अभी हम बात करेंगे। पृथ्वी का और चंद्रमा का द्रव्यमान अलग अलग है। और ये पहला स्टेटमेंट और देख लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। तो देखो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है वो एक वर्ताकार पथ की गति है, और वर्ताकार पथ में जो गति होती है वो केंद्र की तरफ से लगने वाले अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। केंद्र की तरफ इसकी दिशा होती है, इसलिए अभिकेंद्रीय बल होता है, ये अपकेंद्रीय बल नहीं है, ये गलत है। सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ लगने वाला, केंद्र की ओर लगने वाला। तो स्टेटमेंट दूसरा केवल यहाँ पर ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान की। तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.36 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम, 10 की घात 22 किलोग्राम। तो द्रव्यमान कम है, ठीक है, और मतलब कई गुना कम है, लगभग 100 गुना कम है एक तरीके से देखा जाए तो।
तो चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, 7.36 गुणा 10 की घात 22 ही आ रही है यहाँ पर किलोग्राम, और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 10 की घात 24 है। अगर त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, जबकि चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 गुणा 10 की घात 6 मीटर है। तो 1 और 6.4 लगभग 6 गुना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में, तो देखो ये मैंने आपको वही भी बताया कि वेट ऑन मून, किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, वेट ऑन अर्थ गुणा 1/6, तो इसका 1/6वां भाग ही होता है, 1/6वां भाग। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करो। हम पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यानी हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, उपरोक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के बल का महत्व है। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने जब डिस्कवर किया तो ये घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इनको संबंध नहीं किया जा सका गुरुत्वाकर्षण से। न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो उसने ये बताया कि इन सभी घटनाओं के पीछे का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, चारों सही है। अब एक बार देख लेते दोबारा इनको, क्या क्या स्टेटमेंट है कि हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं इसी बल के कारण, अगर ये बल हम पर नहीं होगा तो हम पृथ्वी के वातावरण में नहीं रह पाएंगे, बंधे हुए नहीं रह पाएंगे, हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति पृथ्वी के द्वारा लगने वाले, चंद्रमा पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति है, जो हमारे 8 ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी शनि अरुण वरुण, ये सूर्य के चारों ओर इसीलिए चक्कर लगाते हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और चंद्रमा और सूर्य के कारण ही ज्वार भाटा समुद्र में जो आता है वो इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्योंकि बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं, व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं, या बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है परंतु व्यक्ति के भार में कमी हो जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर हम इन ऑप्शन की बात करते हैं। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं। अगर बालू रेत पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके रेत में पैर धंसते, लेकिन अगर वही व्यक्ति लेट गया तो फिर उसका शरीर रेत में नहीं धंसता। तो खड़े रहने में और लेटने में क्या फ़र्क है? सतही क्षेत्रफल का फ़र्क है, कि जब वो खड़ा है तो केवल उसके शरीर का पूरा भार उसके पैरों के नीचे जितना क्षेत्रफल आ रहा है उतने ही क्षेत्रफल पर काम कर रहा है। यानी यहाँ पर प्रणोद की बात हो रही है, थ्रस्ट की बात हो रही है, पी की बात हो रही है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब जो है वो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और कितना दाब लगेगा ये डिपेंड करेगा, इसी पर डिपेंड होगा कि वो धसेगा कि नहीं धसेगा। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब बल तो उतना ही रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल जितना उस व्यक्ति का भार है, लेकिन अब वो भार कितने क्षेत्रफल काम कर रहा है, इससे मेन चीज़ ये है। तो जब वो खड़ा है तो क्षेत्रफल कम है, जब क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक है, इसलिए वो धस रहा है, और जब वो लेट जाएगा तो उसके शरीर का क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी उतना ही बल अब अधिक क्षेत्रफल पर लग रहा है। जब अधिक क्षेत्रफल पर लगेगा तो दाब का मान कम हो जाएगा। तो बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। जब वो खड़ा हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल घट गया, तो बल योग्य क्षेत्रफल कम हो गया। जब व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर लेटा हुआ है तो पृथ्वी के केंद्र से उस व्यक्ति के बीच की ये दूरी है, लेकिन अब जब व्यक्ति वो खड़ा हो गया, मान लो ये व्यक्ति है वो खड़ा हो गया इस तरह से, तो अब ये जो दूरी है वो बढ़ गई इनके बीच की, और दूरी के जो भार होता है एफ, गुरुत्वाकर्षण बल, यही तो भार है, और ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी बढ़ गई खड़े होने पर, इसलिए व्यक्ति का भार भी क्या हो गया, आर का मान बढ़ गया, इसलिए व्यक्ति का भार घट गया, कम हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है, क्योंकि लेटने पर बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब वो लेट जाता है तो उसका वो जो भार था शरीर का वो ज़्यादा क्षेत्रफल पर, इतने क्षेत्रफल पर काम कर रहा है, लेकिन जब वो खड़ा था तब केवल उसके पैरों के नीचे के इतने ही क्षेत्रफल पर काम कर रहा था। तो अधिक दाब और बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो कम दाब लगता है। अब ऊँट जो है वो रेत पर आसानी से चल पाता है इसी वजह से, क्योंकि उसके तलवे जो होते हैं वो कितने चौड़े होते हैं। तो चौड़े यानी क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो दाब कम हो जाएगा, क्योंकि दाब जो है वो किस पर निर्भर करता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल तो उसका भार है, लेकिन क्षेत्रफल अधिक है इसलिए धसते नहीं है। सेना के टैंक का रेत पर भी आसानी से चलता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, टैंक छोटे छोटे टायर बना दिए जाते हैं उसके। और कीलों के सिरों को नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि क्षेत्रफल अगर कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, तो हथेली थोड़ी सी चोट में वो अंदर धस जाती है। चाकू की धार तेज इसीलिए रखते हैं कि क्षेत्रफल कम हो और उस पर दाब ज़्यादा लगे और आराम से सब्जियां कट जाए। भवनों की नींव को चौड़ा इसीलिए रखा जाता है कि क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा, ऊपर अगर ज़्यादा बिल्डिंग या जो भी प्रेशर होगा तो वो कम लगेगा। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
किसी तरल द्रव में डुबाए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लवन बल लगता है। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है। द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से कथन सही है, पहला और दूसरा, केवल दूसरा, या पहला और तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा तीनों? तो देखो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं कि किसी द्रव में डुबाए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लवन बल लगता है। बिल्कुल सही बात है कि जब किसी द्रव में किसी ठोस को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस पर द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ में एक बल लगता है, इसको हम उत्प्लवन बल कहते हैं। और एक बल उसी समय नीचे की तरफ लगता है जो उस पर उसका भार होता है, जो गुरुत्वीय बल होता है उस वस्तु पर। तो ये स्टेटमेंट ठीक है पहला। दूसरा है कि द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है, ये गलत है। अगर किसी द्रव में हमने किसी वस्तु को डाला है और वो वस्तु तैरेगी या डूबेगी, ये डिपेंड करता है इस वस्तु के घनत्व पर। अगर जिस वस्तु को हमने डुबाया उस वस्तु का घनत्व अधिक है द्रव के घनत्व से तो वो डूब जाएगी, और अगर इसका घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर रहता है तो ये सतह के नीचे तैरती रहेगी, और अगर इसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो ये ऊपर की तरफ तैरती रहेगी। तो द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में तैरती नहीं, डूबती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के लिए उपयोग है हाइड्रोमीटर बनाने में, जो द्रवों का घनत्व नापता है, और लैक्टोमीटर दूध मापी, जो दूध में पानी की मात्रा यानी शुद्धता नापती है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करो। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन की खोज की, कैलकुलस की। उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। ये यहाँ पर उन्होंने किसके लिए आया, कोपरनिक्स के लिए, केपलर के लिए, गैलीलियो ने, या न्यूटन के लिए? तो सही उत्तर है न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की, और इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड के सभी पिंडों में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। ये एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ जिस बल से आकर्षित करता है, ये बल गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और गणित की एक नई शाखा कलन, कैलकुलस की खोज इन्होंने की थी। इन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने गति के जो 3 नियम दिए थे वो भी न्यूटन के ही है, तीनों नियम। और तीनों नियम क्या क्या है? तो पहला नियम जड़त्व का नियम, फिर गति विषयक समीकरण दिए। तो पहला नियम जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम जैसे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma, यानी संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती और उसी दिशा में होती है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो समान और विपरीत दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो न्यूटन से पहले बता देने वाले ये महाशय कौन थे? आर्यभट्ट, वर्रामीर, बुद्धगुप्त और ब्रह्मगुप्त। ये सभी भारत के प्राचीन दार्शनिक ऋषि मुनि है। तो इनमें से सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने बहुत पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, न्यूटन से भी बहुत पहले। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इनमें से क्या होगा? तो इनमें से होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, या वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, या वस्तु का भार द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल पर कौन निर्भर करता है, भार या द्रव्यमान? तो द्रव्यमान तो सब जगह समान रहता है, द्रव्यमान नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है वस्तु का भार, क्योंकि वस्तु का भार जो है वो W बराबर क्या होता है, m गुणा g, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान तो सब जगह समान है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बदलता रहता है। g का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर गायब हो जाए तो भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि g का मान शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन ए ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा क्या कहलाती है? किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में, मान लो ये एक पिंड है, पृथ्वी या कोई भी है, अगर इसका ये गुरुत्वीय क्षेत्र है इसके चारों तरफ, तो इस गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लो यहाँ पर ये बिंदु है ए, इसको हमने नाम दे दिया बिंदु ए, तो इस बिंदु ए पर एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर, यहाँ पर मान लो कोई एकांक द्रव्यमान का एक पिंड पड़ा है, यानी 1 किलो का कोई पत्थर पड़ा है, तो उस 1 किलो के पत्थर पर कार्यरत बल की मात्रा क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, या गुरुत्व विभव, या गुरुत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, यानी किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है? देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण अधिक है वहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, और जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम है वहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। जहाँ ध्रुवों पर जब गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक है तो वहाँ पर इसकी तीव्रता अधिक होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो ये अभी हमने बताया 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है,
ठीक है। वैल्यू तो यहाँ पर भी वही है, माइनस प्लस का फर्क है और ये फर्क है। तो न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर कैसे आया ये भी मैंने आपको बताया अभी। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर या सभी जगह बराबर या ध्रुवों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ध्रुवों पर। क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया कि जी निर्भर करता है G/r स्क्वायर, यानी पृथ्वी की त्रिज्या पर। अब पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या अधिक है वहाँ पर जी का मान कम होगा, और जहाँ त्रिज्या कम है वहाँ पर अधिक होगा। तो त्रिज्या कम कहाँ पर है, ध्रुवों पर, क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो परफेक्ट स्फेयर या परफेक्ट गोला नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है। तो ये वाली त्रिज्या अधिक है, मान लो ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र है, तो ये ध्रुवीय त्रिज्या तो कम है और ये विषुवतरेखीय त्रिज्या अधिक है। विषुवतरेखीय त्रिज्या अधिक है, त्रिज्या अधिक है तो जी का मान कम, और त्रिज्या कम तो जी का मान अधिक। तो त्रिज्या कम कौन सी है, ध्रुवीय त्रिज्या कम है, ध्रुवीय त्रिज्या कम है तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा ध्रुवों पर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य होता है, परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, भार अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि भार W क्या होता है, W बराबर m गुणा जी। मास तो सब जगह स्थिर होता है वैसे ही, और जी भी उस पर बदलता नहीं है, समान त्वरण काम करता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा उस पर जब वस्तु को नीचे की तरफ गिराया जाएगा। तो भार अपरिवर्तित रहता है, भार घटता बढ़ता नहीं है कि कहीं पर उसका भार अधिक है कहीं पर कम है। वेग बढ़ता रहता है, जब तक नीचे तक पहुंचेगी तब तक उसका वेग हर समय बढ़ता रहेगा, क्योंकि इतना त्वरण उत्पन्न हो रहा है हर सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा हर सेकंड उसका वेग। अब है कि वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अगर वायु में, निर्वात नहीं है, देखो वायु है तो फ्री फॉल नहीं है, मुक्त पतन नहीं है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा उसका गिरना, घर्षण पर निर्भर करेगा। तो अगर समान भार की गेंदें हैं और एक लोहे की और एक लकड़ी की है और समान ऊंचाई से गिराई जा रही है, तो बताओ क्या होगा। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, बाद में क्यों गिरेगी, क्योंकि इसके ऊपर घर्षण अधिक है, वायु का घर्षण इस पर अधिक है इसलिए। किसी पिंड का वजन किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर, प्लावकता पर, द्रव्यमान पर, या ए और सी दोनों पर, यानी गुरुत्वाकर्षण पर भी और द्रव्यमान पर भी। तो देखो वजन जो वेट है ना, वो द्रव्यमान वो निर्भर करता है m गुणा जी पर, यानी द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं लिखा हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण लिखा हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण मान लेंगे इसको। तो ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, अगर हम भूमध्य रेखा से, इस भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जी का मान बढ़ता है कि घटता है कि परिवर्तनशील रहता है कि 45 डिग्री अक्षांश पर घटता है। तो देखो जी का मान यहाँ पर आर ज़्यादा है तो कम रहेगा, और यहाँ पर ध्रुवों पर जो है वो आर कम है इसलिए अधिक रहेगा। तो अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो जी का मान, हम किधर जा रहे हैं, हम कम जी से अधिक जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम अधिक आर से कम आर की तरफ जा रहे हैं त्रिज्या। तो आर और जी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आर जहाँ ज़्यादा वहाँ जी कम, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ध्रुवों की तरफ जहाँ पर आर का मान कम है, तो जी का मान अधिक होगा। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही है। सही उत्तर हो जाएगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो उस समय भारहीनता की स्थिति होती है और मनुष्य का प्रत्येक वजन वास्तविक वजन से बहुत कम हो जाता है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, तुल्यकाली उपग्रह यानी जो पृथ्वी से देखने पर हमेशा एक स्थिति पर दिखाई देते हैं वो तुल्यकाली उपग्रह होते हैं, और वो एक ही जगह इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर यानी 24 घंटे होता है। तो इनका परिक्रमण काल जो होता है ना वो कितना होता है, 24 घंटे होता है, इसलिए वो हमेशा पृथ्वी से देखने पर एक ही स्थिति पर दिखाई देते हैं, 24 घंटे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारहीनता होती है, वेटलेसनेस किसको कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, या गुरुत्वाकर्षण घटता है, या निर्वात की स्थिति, या कोई नहीं। तो सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो भारहीनता हो जाएगी, वेटलेसनेस हो जाएगी, जैसा अंतरिक्ष में होता है, निर्वात में होता है। और लिफ्ट में अचानक से अगर डोरी टूट जाए, लिफ्ट नीचे की तरफ गिरे अचानक से, तब ये सिचुएशन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। तो देखो तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है और पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई है वो हमेशा फिक्स होती है और वो होती है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही है कि भूतुल्यकाली उपग्रह जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और इनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। जब लिफ्ट के नीचे आते समय रस्सी टूट जाने पर लिफ्ट नीचे गिरने लगती है तब वस्तु का भार, अगर अचानक वस्तु रस्सी टूट जाए और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उस समय आदमी जो है वो सर सीधा लिफ्ट के ऊपर वाले छत से जाके भिड़ेगा, भारहीनता की स्थिति हो जाएगी और यहाँ पर शून्य प्रतीत होगा, वस्तु का भार जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य प्रतीत होगा वस्तु का भार।
अगला प्रश्न, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार बढ़ जाएगा कि उसका भार घट जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा कि पूर्णतः भार रहित हो जाएगा। तो देखो पूर्णतः भार रहित नहीं होगी, उसका भार जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, उसका भार घट जाएगा, क्योंकि भार जो होता है वेट ऑन मून, चंद्रमा पर वजन, पृथ्वी के वजन वेट ऑन अर्थ का 1/6 होता है, 1/6 गुना ही होता है। निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? केपलर का प्रथम नियम कक्षाओं का नियम, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संरक्षण का नियम, केपलर का तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम, या उपरोक्त सभी? तो देखो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ये सभी सही सुमेलित है। केपलर का प्रथम नियम यही है जिसको कक्षाओं का नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह की एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है जिसमें वो चक्कर लगा रहता है और सूर्य इस कक्षा के फोकस पर होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये सूर्य है। दूसरा नियम कोणीय संरक्षण का नियम है और ये भी सही है कि दूसरे नियम के अनुसार पृथ्वी उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे अगर मान लो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आती है तो ये समान समय में, यानी ए से बी में जितना आने में टाइम लग रहा है तो और बी से सी में जाने में उतना ही टाइम लग रहा है, तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। ये कोणीय संरक्षण का नियम कहलाता है। और तीसरे नियम के अनुसार परिक्रमण काल का नियम कहलाता है। तीसरे नियम के अनुसार कि इन दोनों के बीच कि ग्रह और सूर्य, जैसे मान लो यहाँ पर ये ग्रह है और यहाँ पर ये सूर्य है, तो ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरी है औसत दूरी, उसका घन हमेशा इसके परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। ये तीसरा नियम है। पीसा की मीनार झुकी हुई होने के कारण भी नहीं गिरती, वो झुकी हुई है फिर भी पीसा की मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, या उसका गुरुत्वाकर्षण के अंदर निम्नतम स्थिति में रहता है इसलिए, या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। तो सही उत्तर यह है कि उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, वो मीनार जैसे वो ऐसे सीधी नहीं होकर वो थोड़ी सी ऐसे तिरछी है, तो तिरछी होने के बावजूद भी उसके जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो इसके तल के अंदर ही आती है, इस मीनार के तल के अंदर ही आती है, इसलिए वो गिरती नहीं है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अगर ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक उपग्रह अगर कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो ऐसा क्यों कर पा रहा है? अपकेंद्रीय बल के कारण, या केंद्राभिमुख बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल, या इसकी कमी, या कोई अन्य बल? तो देखो वर्तीय पथ पर जब भी कोई गति करेगा तो उसका कारण केंद्राभिमुखी बल होगा, और ये केंद्राभिमुखी बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। लेकिन यहाँ पर सही उत्तर केंद्राभिमुखी बल लिखेंगे हम, क्योंकि ये केंद्र की तरफ अभिमुख हो रहा है, कि अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र की तरफ लग रहा है, इसी वजह से ये चक्कर लगा पा रहा है। अगर ये बल हट जाए ना तो ये चक्कर नहीं लगाएगा, ये स्पर्श रेखा में से सीधा सरल रेखीय गति करेगा इस तरह से। केपलर का गति नियम, इनमें से कौन सा केपलर का गति नियम है? तो केपलर का गति नियम देखो मैंने आपको बताया था कि दूरी, औसत दूरी का घन समानुपाती है परिक्रमण काल के वर्ग के, तो ये नियम जहाँ पर लिखा हुआ है वो सही है। अब यहाँ पर r की जगह a लिखा हुआ है तो a³ समानुपाती t², ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है ये वाला, तो ये सही है। तो ये कुछ प्रश्न थे गुरुत्वाकर्षण, केपलर, आर्किमिडीज और उत्प्लावकता से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें ताप उष्मा के बारे में, वो ताप उष्मा उष्मामापी पर है अगला टॉपिक। तो इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।